एक सुंदर गांव सुखपुर में अजय नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सपना और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता था, लेकिन गरीबी का अंधकार उनके घर को घेरे हुए था। 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल था और गांव की साहूकार धर्मपाल का कर्ज बढ़ता जा रहा था। सपना, अब तो हिम्मत टूट रही है। खेतों में कुछ उगता नहीं और मजदूरी करने जाऊं तो काम नहीं मिलता। बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। अजय, घबराओ मत। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। हम मेहनत से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। अगली सुबह सपना गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने एक साधु बाबा को बैठे देखा। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। सपना उनके पास गई और अपनी सारी परेशानियां बताई। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधु बाबा ने अपनी झोली से एक रस्सी निकाली और पास बंधे गधे की ओर इशारा करते हुए बोले, ये गधा अब से तुम्हारा हुआ। इसका अच्छा इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। सपना को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने गधे को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। ये गधा कहाँ से लाई हो सपना? साधु बाबा ने दिया है। कहा है कि ये हमारी तकदीर बदल सकता है। पर गधा लेकर हम क्या करेंगे? जी, हम इसका इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। अजय को ये विचार बहुत अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और गधे पर लादकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई। गधे की मदद से उनका लकड़ी का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था, बच्चों के पेट भर रहे थे और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। लेकिन गांव का लालची साहूकार धर्मपाल ये सब देखकर जल भुन गया। उसे डर था कि अगर अजय जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से होने वाला उसका फायदा खत्म हो जाएगा। अजय दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। ये हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। तो मालिक, अब हमें क्या करना होगा? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और ये फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। पर मालिक, हम कर क्या सकते हैं? वो तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो उसका गधा। अगर उसका गधा ही न रहे तो वो लकड़ी ढो ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसका गधा चुराना होगा? बिल्कुल, और ये काम रात के अंधेरे में होगा, जब अजय और सपना गहरी नींद में होंगे। दोनों नौकरों ने सिर हिलाया। साहूकार ने उन्हें गधे को चुराने का सही समय और तरीका समझाया। रात के समय में दोनों नौकर धीरे धीरे अजय के आंगन में घुसे। गधा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। गधे को चुपचाप खोलना, कहीं ये आवाज करके अजय और उसकी पत्नी को जगा ना दे। हाँ हाँ, लेकिन अगर गधा हिलने डुलने लगा तो? मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूं ताकि ये कोई आवाज ना करे। वे धीरे धीरे गधे को लेकर बाहर निकलने लगे, लेकिन सपना नींद में भी सतर्क थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी और उसकी नींद टूट गई। अजय, उठो, मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ सपना? इतनी रात को कौन आएगा? सपना ने जल्दी से खिड़की के बाहर झांका। उसने देखा कि 2 लोग उनके आंगन में हैं और गधे को ले जा रहे हैं। जब दोनों चोरों को गीता के जागने की आहट पता चली तो वे गधे को वहीं छोड़कर भाग गए। हमें इन चोरों की शिकायत मुखिया जी से करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मगर तुम्हें क्या लगता है वे दोनों चोर कौन हो सकते हैं? मुझे तो लगता है वे साहूकार के नौकर थे, पर मैं अच्छे से चेहरा देख नहीं पाई। दोनों पति पत्नी मुखिया के पास गए और सारा किस्सा सुनाया। मुखिया साहूकार का अच्छा दोस्त था, इसलिए उसने साहूकार के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की। सपना, जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत न हो तब तक मैं साहूकार को कुछ नहीं कह सकता। साहूकार के नौकरों के प्रति कोई सबूत न होने के कारण मुखिया ने कुछ नहीं किया और अजय और सपना दोनों घर लौट आए। अब वे लोग अपने गधे का और भी अच्छे से ध्यान रखने लगे। वे रात में अपने आंगन में चारपाई लगाकर गधे के पास ही सोते थे। उधर साहूकार के नौकरों ने धर्मपाल को सारी बात बता दी, लेकिन धर्मपाल हार मानने वाला नहीं था। वो कोई दूसरी चाल चलने की सोचता है। सपना, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। अगर मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं तो आज ही साहूकार के पैसे चुका दूंगा। भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि हमारे गधे के ऊपर किसी की बुरी नजर है।
लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है सपना, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अजय ने गधे पर लकड़ी रखकर बाजार की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वो ग्राहकों को आवाज लगाने लगा। लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। तभी बाजार में एक ठग खड़ा था जिसका नाम रघु था। उसकी नजर अजय पर पड़ी। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी ये शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। यह सोचकर वो अजय के पास पहुंचा। ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन आप कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 2 चांदी के सिक्के हुजूर। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, इसमें क्या मुझे ऐतराज हो सकता है? तो ठीक है, ये लो चांदी के 2 सिक्के और अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा हुजूर। सिक्का लेने के बाद अजय गधे को लेकर रघु के पीछे पीछे चल पड़ा। वो सोच रहा था, बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है। कुछ देर बाद रघु अजय और गधे को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां तुम यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसा आप कहें हुजूर। ऐसा कहकर अजय ने जैसे ही गधे से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तभी रघु उसे रोकता है। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो गधे से लकड़ियां उतार रहा था ताकि गधे को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना गधा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचेगा? रघु की बात सुनकर अजय के होश उड़ गए। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। शर्त के मुताबिक अब ये गधा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। अजय बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठग ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। लोग भी रघु की बातों में आ जाते हैं। क्या इस लकड़हारे को माफ किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। लोगों के कहने पर रघु अजय को सरपंच के पास ले गया, जो रघु का प्रिय मित्र था। रघु ने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए अब गधा उसी का है। अब इस पर इसका कोई हक नहीं। बेचारा अजय अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहाता हुआ घर पहुंचा। अरे, ये आपकी आंख में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सपना, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा गधा भी हाथ से निकल गया। अजय ने सारी बातें सपना को सुनाई। तुम जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए, लेकिन सुबह दुख के कारण अजय चारपाई से उठ न सका। अपने पति की हालत देखकर सपना बोली, लाओ वे 2 चांदी के सिक्के जो तुम्हें उस ठग ने दिए थे। मैं आज फिर से एक गधा खरीद कर लाऊंगी और मैं खुद बाजार में जाकर लकड़ी बेचूंगी। सपना अजय से 2 चांदी के सिक्के लेकर बाजार की ओर निकल पड़ी। तभी उसे रास्ते में साहूकार धर्मपाल मिलता है। अरे सपना, तुम्हारी तो लकड़ी बेचकर अच्छी कमाई हो रही है, फिर तुम मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा रही हो? सपना साहूकार को सारी घटना बता देती है। साहूकार मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे सपना, तुम चिंता मत करो, तुम पैसे बाद में दे देना। मैं तो तुम्हें इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम्हारे ब्याज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और फिर मैं अगली माह से ब्याज को दुगना कर देने वाला हूँ। ये बात सुनकर सपना को बहुत चिंता हुई। वो मन ही मन सोचती है, मुझे साहूकार के पैसे जल्दी वापस करने होंगे, नहीं तो इतना ज्यादा ब्याज मैं कैसे भर पाऊंगी। मुझे कैसे भी करके पैसा कमाना है। ये सोचते सोचते वो बाजार से एक गधा खरीदकर घर ले आई। मैं लकड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम खाना निकाल कर खा लेना। ठीक है सपना, तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा राह देखूंगा। सपना ने गधे पर लकड़ी का गट्ठर बांधा और बाजार की ओर रवाना हो गई। अगर वो बेईमान ठग मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। सपना ने आवाज लगाना शुरू किया, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, सस्ते में लकड़ियां ले लो। उस रोज भी ठग रघु किसी को ठगने के विचार में बाजार आया था। उसने लकड़ियां बेच रही सपना की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से मेरे लिए एक शिकार भेज दिया।
कल मुझे एक गधा मिला था और आज भी मुझे फिर से गधा मिल जाएगा। ये सब सोचकर ठग रघु सपना के पास पहुंचा। क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियों की? चांदी के 3 सिक्के मालिक। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी है, मंजूर है तो बोलिए। ये औरत चालाक जरूर है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, जल्दी ही इसे सब समझ में आ जाएगा। क्या सोच रहे हो हुजूर? जल्दी बताइए, नहीं तो फिर मैं दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगी। ठीक है, मुझे 3 सिक्के में ये मंजूर है, मगर लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में तुम्हें बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? रघु की बातों ने सपना को हिला दिया। उसने मन ही मन कहा, अच्छा, तो यही है वो धोखेबाज। अब इसे ऐसा सबक मिलेगा कि इसकी चालाकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अरे जल्दी जवाब दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वो पैसे होंगे। सपना की बात सुनकर रघु चौंक उठा, फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब देर न कर, अपने गधे के साथ मेरे पीछे पीछे चल। सपना भी अपने गधे को रघु के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। ये सब सोचते सोचते सपना रघु के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख औरत, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है या मैं याद दिलाऊं? कहा था लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में चाहिए। मतलब गधे समेत मैंने लकड़ियां खरीदी थीं, इसलिए तुम्हारा गधा भी अब मेरा है। चलो इसको अब खंबे से बांध दो। ओह, यह शर्त तो मैं भूल ही गई थी। माफी चाहती हूँ, अभी गधा बांध देती हूँ। सपना ने चुपचाप गधे को खंबे से बांध दिया। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दे दीजिए। जरूर, लो संभालो अपनी सौदे की कीमत। ठहरिए हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी। लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो ये वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। इसीलिए इस समय वे आपके हाथ में है। इसलिए सिक्के के साथ साथ अपना एक हाथ मुझे दीजिए। शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। सपना की बात सुनकर ठग रघु के होश उड़ गए। क्या बक रही है तो? बक नहीं रही हूँ मालिक, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी ये मजाल? मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान मालिक से न्याय दिलवाओ। रघु और सपना का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए। सपना ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोली, अब आप सभी लोग फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। लोगों ने भी एकजुट होकर फैसला सुनाया। हाँ, मिलना चाहिए। रघु, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने गरीब लकड़हारे से उसका गधा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इसी औरत को देना होगा। लोगों की भीड़ देखकर रघु का चेहरा पीला पड़ गया। अरे हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियां और इन सबके साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुनूंगी मालिक, कि पहले आप मुझे अपना एक हाथ काट कर दीजिए। रघु बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सपना टस से मस नहीं हुई। आखिरकार मामला सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच ने भी लोगों की भीड़ और न्याय की बात सुनकर रघु का पक्ष नहीं लिया। रघु, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक या तो अपना हाथ काट कर दो या फिर 50 सोने के सिक्के। ये हमारा फैसला है। मजबूरन रघु को सपना को 50 सोने के सिक्के और साथ में गधा भी देना पड़ा। खुशी खुशी सपना घर आई और सारी कहानी अपने पति अजय को बताई। फिर सपना और अजय साहूकार धर्मपाल के घर गए और उसके सारे पैसे वापस कर दिए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि चालाकी का जवाब समझदारी से देना चाहिए, न कि कमजोरी से।